रहीम। आज के इस लेक्चर में हम कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी और मेजर वेसल्स का जिक्र करेंगे विद पर्सपेक्टिव ऑफ एनेस्थीसिया, जिसमें हम हार्ट की एनाटॉमी, पेरिकार्डियम की मॉर्फोलॉजी, फीटल सर्कुलेशन और ग्रेट वेसल्स जो हैं इस लेक्चर का हिस्सा है। इससे पहले कुछ आप लोगों के लिए रिमाइंड करा दूं कि इसकी नीड क्या है, हम क्या 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 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थ्री ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम द मैनी तो ये है कि समटाइम्स कि जब हम लैरिंगोस्कोपी करते हैं, लैरिंगोस्कोप के जरिए से लैरिंग्स को देखते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हार्ट रेट है वो अचानक से ड्रॉप हो जाता है, हीमोडायनेमिक चेंजेस आ जाते हैं। कुछ केसेस में ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी केसेस में जो है वो कम हो जाता है। अब कब क्यों होता है, ज़्यादा क्यों होता है, इसको समझना है। ठीक है, विसल्स एट रिस्क जो है वो क्या है, कब। फॉर एग्जांपल हम एक सीवीपी लाइन पास करते हैं, सेंट्रल वीनस लाइन, जो बेसिकली जुगुलर वीन में नेक रीजन में पास की जाती है। ठीक है, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन, ये जब पास करते हैं तो नेक में किन किन चीज़ों को ज़्यादा ख़तरा है, कौन सी विसल्स को ख़तरा है, कहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, तो हमें एनाटॉमी इसके लिए जानना ज़रूरी है। अब एक और चीज़ है कि शंट क्या है, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो या तो फिंगर टिप्स या टोज उनके जो हैं वो होते हैं साइनोटिक होते हैं, या फिर कंप्लीट बॉडी साइनोटिक होती है। तो इस चीज़ को समझना है कि ये क्यों होता है, ठीक है ना। हर एक सिनेरियो को हम कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी के बेसिस पे समझेंगे कि ये फैक्टर्स कहाँ पे और क्यों डेवलप होते हैं, और हमारे लिए एनेस्थीसिया पर्सपेक्टिव से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इस लेक्चर में आप क्या क्या सीखेंगे, पोजीशन, बॉर्डर, सरफेस, डायमेंशन, चैम्बर्स एंड वेल्व्स ऑफ द हार्ट को, कंडक्टिव सिस्टम और कोरोनरी ब्लड सप्लाई देखा जाएगा, नर्व सप्लाई, वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड सब डिवीजन ऑफ द पेरिकार्डियम होगी, फीटल सर्कुलेशन पे कुछ बातें होंगी, मेजर विसल्स पे फिर हम जाएंगे, और जो थोरेक्स और एब्डोमेन लिम्ब्स हैं उनका मेजर वीन्स जहाँ पे ड्रेनेज होता है उसको भी देखेंगे। तो ये शायद लेक्चर हमारा कुछ सेक्शंस में हो जाए। फर्स्ट है कि आपकी मेमोरी को रिकॉल करते हैं, वो ये है कि विच सब डिवीजन ऑफ द मीडियास्टिनम हाउसेस द हार्ट। यू ऑल नो कि ये मिडिल मीडियास्टिनम है, ठीक है। व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द थोरेसिक इनलेट स्टडीड प्रीवियस सेमेस्टर सेशन, वो हैं आपके मेनिब्रियम एंटीरियरली, ठीक है। जो बाउंड्रीज ऑफ द थोरेसिक इनलेट हैं, तो एंटीरियरली मेनिब्रियम है, पोस्टीरियरली T1 वर्टिब्रा है, और फर्स्ट रिब जो है फर्स्ट रिब और कॉस्टल कार्टिलेजेस जो हैं, ये बाउंड्रीज ऑफ द थोरेसिक इनलेट को लेटरली जो है क्या करती हैं, कवर करती हैं। सो लेटरली फर्स्ट रिब होगी और कॉस्टल कार्टिलेजेस होंगे, जबकि T1 वर्टिब्रा पोस्टीरियरली पाया जाएगा और मेनिब्रियम जो है एंटीरियरली। ये हो जाएगा थोरेसिक इनलेट के लिए, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर जो है मीडियास्टिनम के पोस्टीरियर एग्जिस्ट करती हैं, यानी जस्ट बिहाइंड द हार्ट, तो वह आपका एसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, एजाइगस वेन है और थोरेसिक डक्ट है। ये चीज़ें आपको क्या हैं, पोस्टीरियरली मिलेंगी। सो लास्ट क्वेश्चन कि फ्रीनिक नर्व जो है डायफ्राम के साथ पेरिकार्डियम में गुजरती है, तो इसके सामने कौन सा चैम्बर, इसके पीछे कौन सा चैम्बर होता है। तो राइट, जो फ्रीनिक नर्व ट्रेवल करती है डायफ्राम में दाखिल जब होती है या इनर्वेट करती है, तो ये राइट एट्रियम के आसपास से गुजरती है, बल्कि इंटीरियर टू द राइट एट्रियम आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे कि हार्ट उसकी पोजीशन कहाँ पे है, बॉर्डर्स क्या हैं, सरफेसेस क्या हैं। थोड़ा सा तेज जाएंगे क्योंकि ये बेसिक एनाटॉमी है, यू नो के क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। पोजीशन इसकी ये है कि मिडल ऑफ द मीडियास्टिनम पे एग्जिस्ट करता है, और इसका जो लेवल है T5 से स्टार्ट होता है और T8 पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो T5 के लेवल या T4 के लेवल पे इस पर इसका जो है बेस बनता है, दिस इज योर बेस। इमेज को देखें
और इसका ये रीजन जो है हार्ट का, ये एपेक्स बनता है जो T8 लेवल वर्टिब्रे के लेवल पे आता है, यानी T8 वर्टिब्रे के बिल्कुल इंटीरियर पे। उससे फिर नीचे आपको क्या मिल रहा है, डायाफ्राम मिल जाता है, सही है ना। उसके नीचे आपको डायाफ्राम मिल जाता है जो थोरेसिक केज को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। अब आपने ये भी देखना है कि चूंकि स्टर्नम जो है ये हमारा एक किस्म से मिड लाइन है, तो 2/3 अगर हार्ट के 3 हिस्से किए जाएं जो 2/3 हैं, वो 2/3 जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे बनता है, ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द हार्ट जो है वो लेफ्ट पे है, और 1/3 जो है ये वाला जो राइट एट्रियम का है वो राइट साइड पे आ जाता है। और इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन, जिन मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होता है जो कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। फिर उसकी लेयर्स हैं, उस पर आगे जाके हम बात करेंगे। और लिखा ये भी है कि रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम। अब ये डायफ्राम के ऊपर ऐसे एक किस्म से बैठा हुआ होता है, इस वजह से जो लेफ्ट साइड वाला डायफ्राम है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाता है। और यही वजह है कि हम जब कहते हैं ना कि डायफ्राम जो है वो डोम शेप्ड है, तो वो डबल डोम इस तरह से बन जाती है इस हार्ट के रिजाइडिंग करने की वजह से। क्लियर है। सो फिर पेरिकार्डियम के आगे जाके हम लेयर्स पे बात करेंगे कि उसकी कितनी लेयर है, एंडोकार्डियम है, पेरिकार्डियम है और मायोकार्डियम है, ये सारी बात है। बॉर्डर्स कितने हैं हमारे पास, 4 बॉर्डर्स हैं, जिसमें राइट बॉर्डर है ये वाला, ठीक है, दिस वन। लेफ्ट बॉर्डर आपका ये बनता है, और फिर आपका सुपीरियर बॉर्डर बन जाएगा जो बेस आता है, और एपेक्स आपका इंफीरियर बॉर्डर बना देगा। तो हम जानेंगे कि इन बॉर्डर्स में क्या क्या है। राइट बॉर्डर जो बॉर्डर है उसमें राइट एट्रियम है, जिसके ऊपर सुपीरियर रीजन पे सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पे एसवीसी है, और इससे नीचे जो है आईवीसी आपको मिलेगा, और ये जाके एट्रियम में ओपन होंगे। लेफ्ट बॉर्डर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम को जो है ऑक्यूपाई जगह देता है। सुपीरियर बॉर्डर पे आपको रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स मिलेंगे एंड इंसर्शन ऑफ द ग्रेट वेसल्स मिलेंगी। इंसर्शन ऑफ द ग्रेट वेसल से हमारा मतलब है कि जो सुपीरियर वेना केवा है या जो सुपीरियर वेना केवा है वो यहाँ पे राइट एट्रियम में जाके ओपन हो जाता है, जबकि रूट्स ऑफ द मेजर वेसल्स में हमारी क्या आ जाएंगी, एओर्टा आ जाएगा, ठीक है। बोथ एओर्टा जो असेंडिंग एओर्टा है एट्रिया से आती हैं, फिर करोटिड असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्क ऑफ एओर्टा, ये वाली जगह जो है हमारी हार्ट की सुपीरियर बॉर्डर बनाती हैं, ये रूट्स आ जाएंगे। इंफीरियर बॉर्डर पे क्या आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल का पोर्शन, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल का हो जाएगा, और एपेक्स ऑफ द हार्ट आ जाएगा। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो पोस्टीरियर है, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकल का सारा पार्ट जो है वो इंटीरियर पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल का मोस्ट पार्ट जो है वो पोस्टीरियर पे है। तो इस वजह से हम राइट वेंट्रिकल को जो है क्या लेंगे, इंटीरियर पे लेंगे, और इंफीरियर चूंकि वो निचले हिस्से में बनता है तो हम उसको इंफीरियर बॉर्डर कंसिडर करते हैं, और एपेक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये भी हमारा इंफीरियर बॉर्डर में आएगा। क्लियर हो जाएगी बात इंशाल्लाह। फिर है सरफेसेस, कितनी सरफेसेस है जिनके साथ ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो 4 सरफेसेस है। स्टर्नोकॉस्टल सरफेसेस है जिसे हम इंटीरियर कहते हैं, और ये मेनली राइट वेंट्रिकल पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल का कुछ पोर्शन, लेकिन मेनली राइट वेंट्रिकल है। अब स्टर्नोकॉस्टल क्या है कि ये हार्ट का वो सरफेस है जो स्टर्नम, रिब्स और कॉस्टल कार्टिलेजेस के साथ जो है उनकी तरफ होता है। फिर डायफ्रैग्मेटिक है जिसपे हार्ट बेसिकली रेस्ट करता है, वो रीजन आपका डायफ्रैग्मेटिक कहलाता है। इसमें मोस्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेसर ऑफ द राइट वेंट्रिकल है, और एपेक्स तो कंप्लीटली जो है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस पे आता है। बेस जो है ये आपका यहाँ पे बनता है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस, और ये ज्यादातर आपके पोस्टीरियर पे जाता है और इन सुपीरियर पे रहता है, पोस्टीरियर सुपीरियर पे रहता है। जिस जगह पे आपका राइट एट्रियम जो है ज्यादा लेफ्ट एट्रियम जो है मेनली उसको काउंटर करता है, ठीक है। पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं, बेस का इंटीरियर जो है राइट है और पोस्टीरियर जो है वो लेफ्ट है, ठीक है। पल्मोनरी जो है ये भी आपका हम लेफ्ट की अगर बात करें तो ऑब्वियस बात है तो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, राइट की अगर हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल और एट्रियम दोनों शामिल हो जाएंगे। सो पल्मोनरी दोनों तरफ है, राइट एंड लेफ्ट।
ये वाली सरफेसेस आपकी डायफ्रैगम, ये वाली सरफेस आपकी डायफ्रैगमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है, या आप इंफीरियर भी इसको बोल सकते हैं। ये वाली और इसके पीछे वाली, इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। लेंथ जो टोटल है वो क्या है हर्ट की, यहां से लें यहां तक, तो ये टोटल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ जो है यानी ये वाला, ये तकरीबन इसका बनेगा 9 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है यानी मोटाई जो है वो इसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। वेट फीमेल का 250 टू 300 ग्राम ऑफ हर्ट, और मेल का 300 टू 350 ग्राम बनता है। आप लोगों के लिए इस चीज को समझना या आसान करना कि लैंडमार्क स्टेथोस्कोप के रखने के लिए क्या क्या है, यानी हार्ट के साउंड को आप सुनना चाहते हैं, तो वो है आपका 5 mm। किस चीज के हार्ट के साउंड को सुनना, एपेक्स की जो बीट है वो सुननी है। हमने क्लियर लिखा है कि एपेक्स की, बाकी की बात हम नहीं कर रहे अभी, बाकी का आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके बताएंगे। अगर एपेक्स पे हम बीट मालूम करना चाहते हैं तो एपेक्स ये वाला, तो ये इंटीरियर पे रिब्स के हवाले से कौन सा इसका लेवल, तो वो बनता है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। हमने लिखा हुआ है 5 ml, यानी 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। M से है मिड क्लेविकुलर लाइन, L से है लेफ्ट साइड। यहां पे आपको लैंडमार्क मिलेगा किस चीज का, एपेक्स की बीट को सुनने का, अगर स्टेथोस्कोप रखना चाहते। इसके अलावा आपको TEE यानी ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम, उसके लिए भी आपको यही लेवल जो है लैंडमार्क जो है वो नोट करनी होती है, ठीक है। क्योंकि फिर एसोफेगस जो है वो क्या होता है, हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि एसोफेगस कौन से रीजन पे चल रहा है हमारे हार्ट के, वो है पोस्टीरियर ऑफ द हार्ट। और पोस्टीरियर ऑफ द हार्ट जो है एसोफेगस जब आता है, लेट्स से वी आर ड्राइंग द पोस्टीरियर पोर्शन, तो एसोफेगस ऐसा आएगा ट्रेकिया के पीछे इस तरह से, यहाँ पे आपका जो है क्या बन जाएगा, इस तरह से आएंगे। इस जगह पे क्या बन जाता है आपका, एसोफेगस अभी भी ट्रेवल कर रहा है ये रीजन, ठीक है ना। यहाँ पे आपका स्टोमिक बन जाता है, सही है। तो ये एपेक्स के रीजन की बात हम कर रहे हैं। तो ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस हमने और भी देखना है, चूंकि ये एग्जैक्ट इमेज नहीं है, तो आप अगर देखेंगे तो ये मिड क्लेविकुलर लाइन बनती है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, ठीक है। ये इंटीरियर एक्सेलरी लाइन बन जाएगी, और यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो मिड एक्सेलरी लाइन, उससे पीछे जाएंगे तो पोस्टीरियर एक्सेलरी लाइन। हमने मिड क्लेविकुलर लाइन, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द हार्ट, यहां पे हम जो है एपेक्स की जो है बीट सुन सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एक्सरे में देखें तो ये रीजन हमें जो है डार्कर नजर आएगा, हमें कार्डियक सेलोवेट की तरह एक्सरे पे नजर आने लग जाएगा, ठीक है, प्री ऑपरेटिवली हम जब एक्सरे वगैरह करते हैं। अब रेट्रोस्टर्नल पोजीशन जो है, ये हमारे लिए रेट्रोस्टर्नल ये है कि चूंकि बिल्कुल स्टर्नम के पीछे पड़ा हुआ है, अब ये स्टर्नम की एग्जैक्ट शेप नहीं बनी हुई, सिफाइड प्रोसेस तो हमारा यहाँ तक आता है। तो जो स्टर्नल बॉडी है इसके बिल्कुल बिहाइंड जो है हार्ट पड़ा हुआ है विद इट्स लेयर्स एंड प्लूरल मेम्ब्रेन्स वगैरह। उसके बाद जो है जाके प्लूरल स्पेसेस एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड देन पेरिकार्डियम एंड देन पेरिकार्डियल फ्लूइड, फिर उसके बाद मायोकार्डियम एंड फिर उसके बाद आगे जो है स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो जो स्टर्नम है इसके जस्ट बिहाइंड होना हमारे लिए क्या फायदा देता है कि हम इस जगह पे क्या कर सकते हैं, CPR कर सकते हैं, और इसी डायरेक्शन में इनकेस हमें CVP लाइन पास करना तो हम स्टर्नम के की तरफ डायरेक्ट करते हैं। यानी ये आपको जुगुलर वीन अगर यहाँ पे नजर आ रही है तो हम स्टर्नम की तरफ इसको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये है स्टेथोस्कोप की प्लेसमेंट की जगह आप लोगों के लिए निमोनिक है। एप टू मैन, एप बोलते हैं वो चिंपैंजीज और जो बंदर वगैरह थे, जो डार्विन की थ्योरी के मुताबिक ह्यूमन जो है एप से जो है वो क्या हुआ है, वो इवॉल्व हुआ है। लेकिन ये जस्ट एक निमोनिक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं एप टू मैन। आप इसमें APE देखें, T देखें और M देखें। एप
फर्स्ट हमारा आता है एओर्टिक, एप में एओर्टिक वेल्व। तो ये बनेगा हमारा ए फॉर 1, ठीक है, पी फॉर 2, ई फॉर 3, इसी हिसाब से चलेंगे। सो एओर्टिक वेल्व की साउंड आपको मिलेगी फर्स्ट, जो है फर्स्ट साउंड है सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस राइट ऑफ द स्टर्नम पे। पल्मोनरी आपको मिलेगी पल्मोनरी वेल्व की सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम पे। एरिप्स पॉइंट वहाँ वो जगह है जहाँ पे S2 यानी हार्ट की जो सेकंड साउंड है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली सुनाई देती है, वो आपका बनता है थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। ट्राइकस्पिड वेल्व की हम देखते हैं तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस बनती है राइट ऑफ द स्टर्नम पे, और माइट्रल वेल्व जो है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन राइट ऑफ द स्टर्नम, विच इज आल्सो एपिकल बीट, जहाँ पे हम एक एपिकल बीट को भी देख सकते हैं। ठीक है, पैमाने को समझें कि पहले है एओर्टिक, देन इज पल्मोनरी, देन इज एब्स, देन इज ट्राइकस्पिड एंड देन इज माइट्रल। आपने राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट की तरफ जाना है और इस तरीके से ट्रेवल करना है। ठीक है, हार्ट साउंड को सुनने के लिए। तो ये पॉइंट्स हैं स्टेथोस्कोप के रखने के जहां पे आप हार्ट की साउंड को सुन सकते हैं। अब आपकी टोटल जो है 4 साउंड्स बनती हैं, ठीक है, 4 साउंड्स बनती हैं। उस पे जाने से पहले हम पहले ऐसा कर लेते हैं कि वी विल गो फॉर द चैम्बर्स एंड देन टू द वेल्व्स एंड देन विल एक्सप्लेन कि आपकी S1 कहाँ पे बनती है, S2 कहाँ पे बनती है, S3 कहाँ पे बनती है, पैथोलॉजिकल S4 कहाँ पे बनती है। ठीक है ना, और अगर स्टेथोस्कोप में S3 भी सुनाई दे तो ये भी पैथोलॉजिकल होती है। ECG के हिसाब से हम इस पे बात करेंगे कि ECG में जो है कौन से पॉइंट पे कौन सी हार्ट साउंड आपको सुनाई देगी और कब आप कहोगे कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। बाकी आपको S1 S2 का तो ऑलरेडी पता है कि दे आर नॉर्मल, और आपको ज्यादातर किस फॉर्म में सुनाई देती है, लव एंड डब जो है इस तरह की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, सो चैम्बर्स पे आते हैं। चैम्बर्स में हमारे पास हैं 4 चैम्बर्स, यू नो इट, राइट लेफ्ट, 2 राइट हैं और 2 लेफ्ट हैं, 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल हैं, यानी एक राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम जो है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनसेस जो है उनको रिसीव करता है। ठीक है, कोरोनरी साइनसेस क्या है, वो ये है कि जो वीनस ब्लड फ्लो है फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट के मसल से जो ब्लड को ड्रेन करना है वो वापस कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। ठीक है ना, फोसा ओवेलस जो है एक बनता है इंट्रा एट्रियल सेप्टम, जो क्रिस्टा टर्मिनलस जो है इंटरनली जो है वो बनाते हैं। ठीक है ना, ये दोनों तो इंटरनली एग्जिस्ट करती हैं, पर हमने एग्जैक्टली जानना है कि इंटरनली ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है ना, तो आप अगर राइट एट्रियम की स्ट्रक्चर देखें, यहाँ से इंफीरियर वेना केवा आता है, इस जगह से सुपीरियर वेना केवा आता है, ये जो है राइट सर्फेसिस हैं ऑफ द राइट एट्रियम, और यहाँ पे इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, और ये आपका इस जगह पे क्या बनता है, इंटर एट्रियल सेप्टम बनता है। अब जो फोरामेन फोसा ओवेलस है ये बेसिकली बनता है फोरामेन ओवेल की वजह से। फीटल सर्कुलेशन में एक ओपनिंग होती है जिसे आप नॉर्मल जुबान में कहते हो कि दिल में सुराख हुआ हुआ होता है, और उसमें क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। सो लेफ्ट राइट एट्रियम से ब्लड जाता है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, होना ये चाहिए कि राइट में जाए। तो वो फोरामेन ओवेल जो है उसी का एक फोसा बन जाता है, यानी जब क्लोज हो जाए फोरामेन ओवेल, नेचुरली ये क्लोज होना चाहिए और क्लोज हो भी जाता है ज्यादातर में, तो वो एक फोसा बनाता है, उसको बोलते हैं फोसा ओवेलस। और ये बनता है बिल्कुल राइट और लेफ्ट एट्रियम के बिल्कुल जो दरमियान में सेप्टम है उसके बिल्कुल बॉटम पे, पर टूवर्ड्स द इंटरनल सरफेस ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, जबकि आपका जो क्रिस्टा टर्मिनलस है ये बेसिकली बनता है आपके सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के दरमियान, यानी इस जगह पे आपकी बनेगा ये। ठीक है, एक डिप्रेशन सी बनेगी, और इसी वजह से आपका जो एट्रियम है राइट एट्रियम 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। एक सेक्शन एक आपका बन जाता है वो जहां पे आपका एसए नोड एग्जिस्ट करता है। तो एसए नोड जो है आपका क्रिस्टा टर्मिनलस में आता है, और ये जगह जो है मोस्टली मस्कुलर होती है। और इसके बाद जो है इसको बोलते भी हैं कि ये आपका
प्रॉपर जो है आप इसके कहें कि एट्रियम प्रॉपर आप कह लें, ठीक है ना। और बाकी जो है जो रिसीव करते हैं वो आपका वीनस साइनस वेनेरियम यानी इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा प्लस कोरोनरी साइनस जो आपका ब्लड रिसीव कर रहा है इन द एट्रियम, इस रीजन को क्या बोलते हैं, साइनस वेनेरियम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है ट्राइकस्पिड वेल्व से राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बाद, ठीक है ना। अब राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम का कुछ रीजन जो है यहाँ पे आपको एवी नोड मिलेगा। इसी रीजन के आसपास आपको क्या मिलता है, एवी नोड मिलता है, जो कंडक्शन सिस्टम में थोड़ा सा डिले क्रिएट करता है, ठीक है। यानी हमारी जब ईसीजी बनती है पी वेव के बाद जो डिले आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले, ये बेसिकली एवी नोड पे बनता है, ठीक है ना। अब ये ट्राइकस्पिड जो है, इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके जो है 3 कस्प्स हैं। कस्प क्या होते हैं, आप इनको बैंड्स कह लें कि 3 बैंड्स का बना हुआ होता है। और वो कौन कौन से हैं, फिर 3 बैंड्स जो हैं वो फिर किस मसल्स के साथ अटैच होते हैं। इनकी जो मसल्स होती हैं वो आपके पास हैं पेपिलरी मसल्स, और जो टेंडॉन्स होते हैं वो आपके मिलते हैं, इनको कहा जाता है कॉर्डेड टेंडन। अब जो पेपिलरी मसल्स हैं वो बेसिकली वेव्स को एंकर करते हैं, ठीक है, जबकि जो कॉर्डेड टेंडन हैं ये बेसिकली वेव्स को ओपन एंड क्लोजर में हेल्प देते हैं। अब आप ये देखें, ये मसल्स हैं ये वाले, ठीक है, दीज आर बेसिकली टेंडॉन्स। यहाँ पे आपको रिंग्स मिलेंगी, इनको कहा जाता है, ये बेसिकली फाइब्रस रिंग्स होती हैं और ये चारों तरफ से जो है आपके वेल्व्स को जो है वो कवर करती हैं, ठीक है। सो उसके बाद राइट वेंट्रिकल के वेल्व्स के बाद जब आप चले जाएं तो फिर आपको क्या मिलेंगे, 3 पार्ट्स मिलेंगे। एक ट्रेबेक्युले कार्निया मिलेगा, मॉडरेटर बैंड्स मिलेंगे और इनफंडिबुलम मिलेगा। इनफंडिबुलम बेसिकली आप कैविटी को कह लें जो जाके वेल्व से लेकर, यानी जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वहां से लेकर फिर जाके एंड होता है इनटू द पल्मोनरी वेल्व। लेकिन कौन सा पल्मोनरी वेल्व, जो राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी वेल्व है, दिस वन। सो ये यहां से यहां तक, इसको क्या कहते हैं, इस रीजन को हम इनफेंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। मॉडरेटर बैंड्स का क्या काम है, मॉडरेटर बैंड्स का ये काम है कि एक तो इसमें जो है कंडक्शन फाइबर्स पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी कंडक्शन फाइबर्स, यहाँ पे एवी नोड है, एवी नोड से आपकी क्या नाम है, बंडल ऑफ हिस आ जाती हैं, बंडल ऑफ हिस से फिर परकिंजी फाइबर्स, और परकिंजी फाइबर्स यहाँ पे बंडल ब्रांचेस और फिर परकिंजी फाइबर्स। तो एक तो मॉडरेटर बैंड्स में ये पाया जाता है, आपके कंडक्शन फाइबर्स पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऑफ द हार्ट जो हैं वो ट्रेवर्स करती हैं। दूसरा इनका ये भी काम है कि हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, जो वेंट्रिकल के चैम्बर्स हैं, वो ओवर क्या ना हो, एक्सपैंड ना हो, ठीक है। इसके अलावा हमें जो मिलना है वो क्या है, वो है हमारा दिस वन। इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि वेंट्रिकल के वॉल की जितनी भी रिजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उनमें आपको मिलेंगे, और ये क्या करेंगे, सक्शन को प्रिवेंट करेंगे। सक्शन का मतलब ये है कि नेगेटिव प्रेशर जो है हार्ट के इस चैम्बर के अंदर वो डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ द ब्लड नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर है आपके पास लेफ्ट एट्रियम। हाँ, और ये बात भी याद रखें कि वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं वो थिकर हैं, ये यहाँ पे आप पिंक कलर में देख सकते हैं, जबकि एट्रियम के मसल जो हैं वो थोड़े से थिनर होते हैं, क्योंकि मेजर वर्क फोर्स जो करना होता है वो किसको करना होता है, वेंट्रिकल को करना होता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में क्या है, पल्मोनरी वीन्स को रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने वाला कौन है, लेफ्ट एट्रियम है, दिस वन, ठीक है। स्मूथ वॉल्ड कैविटी है और स्मॉलर मस्कुलर ऑरिकल है, मतलब मसल्स इसके बहुत स्मॉलर हैं, कंटेंट उसका कम है, ठीक है। और ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल अगेन बाइकस्पिड वेल्व या आप उसको माइट्रल वेल्व भी कहते हैं, उसके थ्रू जो है वापस ऊपर भेजता है, ठीक है। हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। है लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम
थ्रू माइट्रल वेल्व और अदरवाइज वी कॉल हिम द बाइकस्पिड वेल्व। और बाइकस्पिड से जाहिर है कि इसके दो कस्प्स होंगे। कस्प से मतलब हमारा क्या है कि दो बैंड्स होंगे, और उसी तरीके से लेगामेंट्स के साथ, कॉर्डेट टेंडन के साथ, और फिर बैंड ऑफ द मसल्स के साथ अटैच्ड होंगे। ठीक है। सबसे थिकेस्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी अगर देखा जाए तो सबसे थिकेस्ट जो वॉल होगी वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने सिर्फ और सिर्फ लंग्स को जो है पुश करना है ब्लड, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। ठीक। सो इसी तरीके से पेपिलरी मसल्स भी इसमें मौजूद होंगे। यही पेपिलरी मसल्स हैं आपके जो कार्डियक टेंडन को अटैच करते हैं, और कार्डियक टेंडन कस्प के साथ अटैच होके आपके वेल्व की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और ये वेल्व जो हैं ये क्या है, वन वे वेल्व है। इनकी शेप भी ऐसी है कि वो वन वे वेल्व को जाहिर करती है। ठीक है। और ये वेल्व जो है प्रेशर बेस पे भी ओपन होते हैं। इस चीज को मैं क्लैरिफाई करूंगा कि हाउ दे ओपन इन ऑन द प्रेशर बेस। फिर आ जाता है आपका एओर्टिक वेस्टिब्यूल लीड्स टू द एओर्टिक ओरिफिस। अब यहाँ पे आपको क्या बनेगा, ये रीजन, इस रीजन की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एओर्टिक वेस्टिब्यूल। फिर आपका बनेगा एओर्टिक वेल, और एओर्टिक वेल से आपकी एओर्टा में जो है ब्लड सप्लाई चली जाएगी। अब सेप्टम्स हैं हमारे पास, 4 सेप्टम्स हैं। एक है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स, अगर हम मेजर में बात करें तो 2 हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रा एट्रियल सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम वो ये है आपका, जिसपे एवी नोड पाया जाता है। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम आपका ये बनता है, इंटर एट्रियल सेप्टम आपका ये वाला बन जाता है, और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम आपका ये वाला बनेगा। ठीक है। सो आपकी मेमोराइजेशन के लिए आसान करने में क्या है, राइट इज फॉर रेस्पिरेटरी, जिसमें आर से मैच करेगा। लेफ्ट इज फॉर लोड, लोड क्या होता है, पुश करने के लिए, पंप करना है। ठीक है। तो लेफ्ट में लोड ज्यादा है तो हाई प्रेशर होंगे, थिकेस्ट वॉल होगी। और राइट में क्या है, रेस्पिरेटरी है, पंप्स टू द लंग्स, और उनका प्रेशर जो है निस्बतन क्या होगा, कम होगा। ये आप लोग जाके देख भी सकते हैं, अपनी एक किस्म से टास्क ले लें कि राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर कितना होता है व्हेन इट इज एम्प्टी, और कब जब फुल हो जाता है तब इसमें प्रेशर कितना होता है। फिर उसको कंपेयर करें एम्प्टी राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर के साथ और फिल्ड राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर के साथ। फिर राइट वेंट्रिकुलर को कंपेयर करो पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर के साथ। ठीक है। यानी आपका राइट वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, देखना है कि फुली कंप्लीटेड जो है डायस्टोल कंप्लीट हो चुका है, राइट वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल हो चुका है, उसमें कितना प्रेशर है, और अब इस वक्त पल्मोनरी आर्टरी में कितना प्रेशर है। फिर अगेन यही सेम तरीका आप क्या करेंगे, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में भी करेंगे। कैसे करेंगे कि लेफ्ट एट्रियम का खाली, यानी जब लेफ्ट एट्रियम एम्प्टी होता है या रिजर्व वॉल्यूम इसमें सिर्फ होता है, तो उस वक्त इसका प्रेशर कितना है, और जब ये फुल हो जाए तब इसका प्रेशर कितना होगा। फिर फुल प्रेशर को कंपेयर करो एम्प्टी प्रेशर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, यानी फुल प्रेशर ऑफ द फुली फिल्ड एट्रियम, उसके पूरे प्रेशर को कंपेयर करो लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल इज कंप्लीटली एम्प्टी। तब जाके आपको समझ आएगी कि ब्लड फ्लो कैसे होती है। अब आप लोगों के लिए मजीद आसान कर दूं कि जब राइट एट्रियम खाली होता है, ठीक है ना, राइट एट्रियम खाली होता है, तो इस वक्त इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब इसको फिल करने के लिए चूंकि प्रेशर कम है, तो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में एक किस्म से ब्लड फ्लो आ रही है, जिसको हम कहते हैं वीनस रिटर्न, वो आ जाता है, राइट एट्रियम को फिल कर देता है। राइट एट्रियम इवेंचुअली जब फुल हो जाता है तो इसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। अब इसके प्रेशर इंक्रीज होने में क्या होता है कि जैसे ही राइट एट्रियम फिल होता है तब तक हमारा राइट वेंट्रिकल खाली हो चुका होता है। कंप्लीटली खाली नहीं होता, रिजर्व वॉल्यूम रहता है इसमें, लेकिन खाली हो चुका होता है काफी हद तक। अब जो खाली हो चुका है उसमें ज्यादा से ज्यादा तो पल्मोनरी आर्टरी में हमने पुश कर दिया है। अब रिमेनिंग जो ब्लड है उसका प्रेशर एट्रियम के फुल ब्लड प्रेशर से क्या है, कम है। तो इस सिचुएशन में एट्रियम का प्रेशर, राइट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा है राइट वेंट्रिकल से। तो क्या होगा, हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ओपन होके राइट वेंट्रिकल को ब्लड देने लग जाएगा। यानी जब ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है।
क्या चल रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट द सेम टाइम राइट एट्रियम, चूंकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड दे रहा है यानी राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसी दौरान राइट एट्रियल सिस्टोल चल रहा होता है, यानी राइट एट्रियल सिस्टोल की वजह से राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो कंप्लीट हो सकता है। फिर जब राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंप्लीट हो जाए, अब इसका प्रेशर ज्यादा होगा, राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोल का प्रेशर फुल जब कंप्लीट हो जाए, एंड इसको कहते हैं एंड राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, ये ज्यादा हो चुका है। अब किसके साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, दोनों के साथ, हम इसको राइट एट्रियम के साथ भी करेंगे और पल्मोनरी आर्टरी के साथ भी करेंगे। अब चूंकि राइट एट्रियम जो है उसका प्रेशर तो फिर कम है, चाहिए तो ये कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस चला जाए, पर अगर आप इन ट्राइकस्पिड वाल्व की शेप को देखें तो अगर वेंट्रिकल का प्रेशर जब ज्यादा होता है तो इस प्रेशर की वजह से ये जो जेन के दरमियान गैप है ये कंप्लीटली बंद हो जाती है। तो दैट्स व्हाई दीज वेल्व्स आर कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। अब बाहर तो वापस तो ब्लड नहीं जाएगा, अब कहाँ जाएगा, अब आपने पल्मोनरी आर्टरी के साथ कंपेयर करने। एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन द पल्मोनरी आर्टरी, तो आपका ब्लड क्या होगा, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट होगा तो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड पुश होने लग जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में ये भी काम करते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं तो इस चीज को दोबारा रिपीट कर लें तरतीब से, एंड लुक फॉर द प्रेशर डिफरेंसेस एज वेल। प्रेशर डिफरेंसेस देखें, मेन बात इसी में है, ठीक है, और इनकी वैल्यूज भी बहुत आसान है, आप ये लोग याद कर सकते हैं। अब आ जाएं क्लिनिकल रेलेवेंस पे। क्लिनिकल रेलेवेंस पे देखें, अब क्लिनिकल रेलेवेंस में ये है कि आपको प्लेसमेंट करनी होती है सेंट्रल वीनस कैथेटर की या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर की। इसके जरिए से हम क्या करते हैं कि राइट एट्रियम और एसवीसी जंक्शन के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा जंक्शन के थ्रू राइट एट्रियम में दाखिल होते हैं। हम यूज कौन सी करते हैं, वीन्स, जगुलर वीन को यूज किया जा सकता है, सब क्लेवियन को यूज किया जा सकता है, ठीक है, सब क्लेविकुलर को यूज किया जा सकता है, यानी सब क्लेवियन एंड सब क्लेविकुलर इज द सेम थिंग, जस्ट आई स्टेटेड द डिफरेंट नेम्स। तो जगुलर वीन के थ्रू एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो या सब क्लेवियन हो, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, राइट एट्रियम तक एक्सेस करते हैं, फिर सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम को, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल को, और उससे फिर हम लेफ्ट जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको एक्सेस करते हैं। किस चीज को देखने के लिए, या तो फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए और हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए, पल्मोनरी आर्टरी फीचर्स को देखने के लिए, प्रेशर डिफरेंसेस को देखने के लिए। ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी भी हमें क्या करता है, इन्हीं चीज़ों का बताता है कि चैम्बर की एनाटॉमी क्या है और हीमोडायनेमिक चेंजेस जो हैं वो कैसे आ रही हैं, ठीक है। फिर आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर थिकनेस को देखेंगे, यही थिकनेस आपको डिटरमिन करेगी कंप्लायंस को, और वही कंप्लायंस क्या होती है कि जो हार्ट का फंक्शन है, या लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन है वो आया पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर पूरा हो रहा है तो अच्छी कंप्लायंस है, अच्छे तरीके से फिल हो रहा है, अच्छे तरीके से पंप कर रहा है, ये कंप्लायंस कहलाती है। फिल अच्छे तरीके से हो रहा है, डायस्टोल कंप्लीट हो रहा है और फिर पंप भी कर रहा है, तो उसी हिसाब से फिर हम आयनोट्रोपिक मेडिसिन भी चूज करते हैं। पॉजिटिव आयनोट्रॉप, नेगेटिव आयनोट्रॉप जो भी है हम उस हिसाब से चूज करते हैं कि कंप्लायंस हमारी ठीक है या नहीं। हार्ट वेल्स पे तो ऑलरेडी मैंने बात प्रीवियस स्लाइड में कर ही दी है। अब इनके जो साउंड्स हैं उन पे आते हैं, ठीक है, कि कौन सी जगह पे कौन से वेल्व की साउंड हमें मिलेगी। ये हमने पहले भी बता दिया था कि सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस राइट ऑफ द स्टर्नम पे एओर्टिक वेल्व है, लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे पल्मोनरी वेल्व है, लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपको एरप्स पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पे आपको S2 साउंड काफी क्लियर सुनाई देगी। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम आपको क्या मिलेगा, या फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस भी डालें तो यहाँ पे आपको ट्राइकस्पिड वेल्व मिलेगा। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे आपको माइट्रल वेल्व की जो है वो साउंड सुनाई देगी, ठीक है ना। आप इस तरतीब से भी जा सकते हैं कि
ऑल पीपल ईट टेस्टी मफिन्स, ठीक है ना। इस निमोनिक को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें, ये रिंग मैंने बात की थी कि दीज आर द रिंग्स, ये बाहर जो इसकी रिंग टेंडनस रिंग पड़ी हुई है, ये दोनों वेल्व्स को क्लोज करती है। ये 2 कस्प्स हैं और यहाँ पे आपके 3 कस्प्स हैं। ये आपका एओर्टिक वेल्व है और ये आपका पल्मोनरी वेल्व है, जिनमें भी आपको 3 कस्प्स जो है मिलेंगे, एओर्टिक में भी और पल्मोनरी वेल्व में भी। कुछ और निमोनिक्स भी आपको दिए गए हैं। ब्लड फ्लो के ऑर्डर के लिए आपको दिया गया है कि ट्राई पुलिंग माई एओर्टा, यानी ट्राई से ट्राई कस्पिड है, पुलिंग से पल्मोनरी है, माई से माइट्रल है और एओर्टा से एओर्टिक वेल्व है। यानी आपको ब्लड फ्लो की तरतीब बताई जा रही है कि ट्राई कस्पिड से जाएगा पल्मोनरी वेल्व के थ्रू, पल्मोनरी वेल्व से माइट्रल वेल्व के थ्रू, माइट्रल वेल्व से फिर एओर्टिक वेल्व के थ्रू जो है बॉडी में पुश हो जाएगा। अस्कल्टेशन के लिए एक और है, टॉप टू बॉटम या एंड राइट टू लेफ्ट आप जा रहे हैं तो तरतीब ये है कि टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, यहां से हमने स्टार्ट करना है इस तरह से। दिस इज टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कैसे जाना है? ऑल फिजिशियन टेक मनी, यानी तमाम फिजिशियन पैसे लेते हैं। एओर्टिक, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड, माइट्रल। ए फॉर एओर्टिक, पी फॉर पल्मोनरी, टी फॉर ट्राइकस्पिड, एम मनी फॉर माइट्रल। वही तरतीब है, डिफरेंट निमोनिक्स है। अब एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कभी कभी लेजन्स बन जाती हैं या कैल्सिफिकेशन हो जाती है या रियूमेटॉइड अर्थराइटिस में इनकी स्टिफनेस हो जाती है इन वेल्व्स की, तो हमें या तो एओर्टिक स्टेनोसिस मिलता है, वेल्वुलर स्टेनोसिस मिलता है या रीगर्ज मिलता है। तो उसकी वजह से S3 और S4 टाइप की साउंड्स बनती हैं और ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो फिर उसके मुताबिक हम एनेस्थीसिया के प्लान को डिवाइस करते हैं। एनेस्थीसिया टेक्निक भी इन्हीं चीज़ों पे मैटर करता है, हीमोडायनेमिक चेंजेस जो आ रही होती हैं, और हमारे लिए लैंडमार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एस्कल्टेशन के लिए, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम जो है हमने पहले भी बात कर ली कि जो मस्कुलर पार्ट है राइट एट्रियम का, जस्ट एट द बेस ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एसए नोड मिल जाएगा। जो क्या है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये मॉडिफाइड मस्कुलर सेल्स हैं, मसल्स हैं, मायोसाइट्स हैं, लेकिन मॉडिफाइड हुए इनटू सेल्फ जेनरेटिंग इम्पल्सेस वाले सेल्स हो जाते हैं, जो खुद ही जो है क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करने लगते हैं। एक किस्म से न्यूरोनल सेल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अपर राइट एट्रियम नियर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग पे, ठीक है, और नेचुरल पेसमेकर इसको कहते हैं, यहाँ पे पाया जाएगा। फिर इसकी जो कंडक्शन, जो फाइबर्स हैं वो ट्रेवर्स करेंगी। कुछ फाइबर्स जाएंगी आपकी राइट एट्रियम की तरफ, कुछ फाइबर्स आपकी जाएंगी डायरेक्ट सेप्टम की तरफ, कुछ पोस्टीरियरली जाएंगी इस तरह से, और ये आके कलेक्ट होंगी एट, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हमारा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इस जगह पे हमें एवी नोड मिलता है। तो आपका ये वाला एवी नोड है। अब एवी नोड से फिर आपकी ब्याह बनती हैं बंडल ऑफ हिस बनती हैं, फिर बंडल ब्रांचेस आती हैं जिसमें राइट बंडल ब्रांच है और लेफ्ट बंडल ब्रांच है, और उन्हीं से फिर आपकी परकिंजी फाइबर्स बन जाती हैं। तो ये सारा आपका क्या है, फ्लो है। अब करंट का जो ट्रेवल है वो भी इसी तरीके से है, यानी ऐसे नोड से राइट एट्रियम की तरफ, ठीक है, ये डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। और इसी तरीके से परकिंजी फाइबर्स के थ्रू यहां पे ऐसे आते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। अब एट्रियम जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी बेस से और सेप्टम पे जाके खत्म हो जाएगी, यानी यहां से स्टार्ट होगी, नीचे की तरफ डायरेक्ट करेगी, सेप्टम पे जाके खत्म हो जाएगी। फिर जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है उसका मोस्ट पोर्शन जो है नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ जाते हुए खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर, ठीक है। और ये करते हैं साइनर्जिस्टिकली नहीं, ये करते हैं सिमुल्टेनियसली भी आप नहीं कहेंगे, इसको बोलते हैं सेंसिटियम। क्या बोलते हैं? सेंसिटियम। आपने आर्मी वालों को देखा होगा कि एक सिंक्रोनाइज्ड मैटर में क्या करते हैं कि मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे इनकी सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि एज अ होल जो है एक दफा इम्पल्स बन गया तो एज अ होल सारी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, नहीं, तरतीब से जाएगा। पहले राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर इन्हीं के दौरान में कंटिन्यूटी में
एक जब आप कार्डिक साइकिल आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा उसको रिमाइंड कर लो कि राइट एट्रियम का सिस्टोल अभी खत्म नहीं होता कि यहाँ पे हमारा वेंट्रिकुलर की थोड़ी बहुत कंट्रैक्शन स्टार्ट हो चुकी होती है, तो वो कार्डिक साइकिल में आप देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सेंसिटियम। स्टार्ट यहां से होगा, फिर ये कंट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद ये वाले कंट्रैक्ट करेंगे। और तरतीब क्या होगी कि एट्रियम जो है डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके जो मसल्स हैं नीचे की तरफ आते हुए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इंपल्स की डायरेक्शन ऐसे है, जबकि वेंट्रिकल के ऊपर की तरफ जाके। ठीक है, अब आप लोगों के लिए निमोनिक क्या है कि एसए नोट स्टार्ट्स, एवी डिलेज, बंडल कैरीज, परकिंजी स्प्रेड। ठीक है, बंडल सिर्फ कैरी कर रहा है, परकिंजी उसको स्प्रेड करता है अराउंड द वेंट्रिकल। तो इस चीज को आप समझेंगे तो आपको कंडक्शन पाथवे का, इंपल्स पाथवे का समझ आ जाएगा। हमें फायदा क्या है इसका, हम ईसीजी की प्लेसमेंट कर सकते हैं। ईसीजी की तरतीब रखी जाती है कि कौन सी लीड हमने कहाँ पे रखनी है। चेस्ट लीड्स हमारी टोटल 12 लीड्स हैं, जिसमें 6 चेस्ट लीड्स हैं, 3 जो है ऑगमेंटेड है और 3 जो है वो लिम्स लीड है। टोटल आपकी 12 लीड्स हो जाती हैं। तो हमें इसका पता चलता है कि कौन सी लीड हमने कहाँ पे लगानी है, और हमें ईसीजी का पता चलता है कि भाई कुछ लीड्स में ईसीजी आपको इस तरह से नजर आएगा, सॉरी कुछ लीड्स में ईसीजी जो है इस तरह से नजर आएगा, कुछ में आपको इसके उल्टा नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से नजर आ रहा होता है। तो ये क्यों होता है, इन चीजों को वो हमें एनाटॉमिकली और जो डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स है उससे समझ आती है कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब होगी, यानी अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव है और अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है। तो कौन सी लीड में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, कौन सी में नेगेटिव डिफ्लेक्शन, उसके लिए हमें एनाटॉमी को समझना और कंडक्शन फाइबर्स को समझना, और कंडक्शन फाइबर्स पे जो इम्पल्स की डायरेक्शन है उसको समझना कि कहाँ पे अपवर्ड है, कहाँ पे डाउनवर्ड है। ये हमारे लिए फायदा देता है। इसके अलावा एवी नोड हो गया और एसए नोड हो गया। हमने इससे पहले बात की सीवीपी लाइन की, सीवीसी की, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन की। जब भी हम इन कैथेटराइजेशन करते हैं, जैसे ही हम एसए नोड पे पढ़ते हैं के करीब पहुंचते हैं, चूंकि वो एसए नोड को टच तो नहीं कर रहा होता, लेकिन वो कैथेटर जब भी एसए नोड के पास पहुंचता है या एवी नोड के पास पहुंचता है तो आपका ईसीजी जो है वो चेंज होने लग जाता है। तो आप समझ जाते हैं ईसीजी को देख के कि भाई मैं एसए नोड तक पहुंच चुका हूं, ठीक है, या एट्रियम तक पहुंच चुका हूं। अब हार्ट को सप्लाई कैसे की जाती है, 3 ब्रांचेस हैं कोरोनरी आर्टरी की। एक है राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और हमने जो है एक सरकमफ्लेक्स भी बीच में है, पर 2 मेजर है। ठीक है, डायरेक्ट एओर्टिक साइनस से स्टार्ट होता है, यानी एओर्टा जहां से निकलता है वहां से, ये देखें ये एओर्टिक साइनस है, इसी जगह से आपकी क्या निकल आती है, कोरोनरी आर्टरी निकल आती है, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये देखें ये एओर्टिक साइनस है, इससे आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी निकल चुकी। ठीक है, और ऐसे नोडल ब्रांचेस देता है, मतलब ऐसे नोड को कुछ ब्रांचेस देता है, कुछ मार्जिनल ब्रांचेस हैं जो पोस्टीरियरली जाती हैं और कुछ एंटीरियरली जाती हैं। ठीक है, अब इसका डोमिनेंट पोर्शन राइट का क्या है, राइट एट्रियम के और राइट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर इसका डोमिनेंट है, यानी ज्यादा सप्लाई ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर पे करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है वेंट्रिकल में कैसे जाता है। वेंट्रिकल में यही राइट एट्री जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो कन्वर्ट हो जाती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। मार्जिनल आपको पता है कि बिल्कुल मार्जिन पे जाती है। ठीक है, फिर है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये लेफ्ट एओर्टिक साइनस से निकलेगी, यानी ये आपका राइट है, तो अब जो लेफ्ट एओर्टिक साइनस है वो बिल्कुल हमारे बनेगा, चूंकि ये पल्मोनरी वीन है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी है, इसके बिल्कुल पीछे होगा। पल्मोनरी आर्टरी के बिल्कुल पीछे लेफ्ट ऑफ द एओर्टा, वहां से निकलेगा, इसके बिल्कुल पोस्टीरियर से निकल रहा है। ये आपकी जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ट्रेवल कर रही है। कोरोनरी डोमिनेंट जो है 70% जो है वो राइट है। ठीक है ना, अब अगर पोस्टीरियर पे बात करें तो लेफ्ट डोमिनेंट होगा, इंटीरियर पे बात करें तो राइट, पोस्टीरियर पे बात करें तो जो है वो लेफ्ट डोमिनेंट है। ठीक है, अब वो किस चीज के बेसिस पे, इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ओरिजिन के बेसिस पे, कि ओरिजिन कैसे। आपने इस चीज को भी देखना है कि पेशेंट डेक्स्ट्रोकार्डिक है या
लीवोकॉर्डिक है, ठीक है ना। वीनस ड्रेनेज कैसे होती है? वीनस ड्रेनेज होती है स्मॉल वीन, जिन्हें कहा जाता है वीने कॉर्डेस मिनिमी, यानी हार्ट के जो स्मॉल वीन है, इनसे ये आपकी जो है ये स्मॉलेस्ट वीन्स हैं। ये स्मॉलेस्ट वीन आती हैं आपकी ये जायंट कार्डिक वीन है और ये स्मॉलेस्ट कार्डिक वीन है। स्मॉलेस्ट वीन को बोलता है वीनी कॉर्डेस मिनिमी, और एक जायंट आपकी या ग्रेट कार्डिक वीन। ये क्या करती हैं कि ये आगे जाके ड्रेन होती हैं किस चीज़ में, एंटीरियर कार्डिक वीन्स भी आ जाती हैं इसके साथ मिलती हैं। फाइनली ये कहाँ पे ड्रेन होती हैं, इनटू कोरोनरी साइनस। और ये कहाँ पे पाया जाता है, कोरोनरी साइनस आपका इस जगह पे पाया जाता है, जिस जगह पे आपका सुपीरियर वेना केवा एंटर होता है इनटू द एट्रियम, ठीक है। मेमोरी एड को देख लें, यहाँ पे आपके पास है राइट आरसीए है। आरसीए मींस राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट की तरफ होगा और इंफीरियर की तरफ जाएगा, राइट वाले साइड राइट सरफेसेस पे एंड इंफीरियर फ्लोर पे जाएगा। लेफ्ट जो आपकी इंटीरियर डिविजन्स हैं वो लेफ्ट एंड इंटीरियर पे जाएंगी और फ्रंट ऑफ द वॉल, यानी ये आपका लेफ्ट बन जाता है, ये आपका राइट बन जाता है, ठीक है। ये ज्यादातर इंफीरियर जाएगा और ये ज्यादातर इंटीरियर एंड लेफ्ट साइड पे रहेगा, और ये ईसीजी के हिसाब से भी मैच किया जाता है। इसके अलावा हाँ, अब ईसीजी टेरिटरी के साथ मैच करने का क्या मतलब है? मैच करने का ये मतलब है कि जब भी आपके पास एमआई आता है, स्कीमिया टाइप की डिजीज आती हैं, तो ईसीजी में हमें अंदाजा हो जाता है कि मसला कौन सी रीजन का है। वो क्यों कि ये आर्टरीज जो हैं क्या करती हैं कि एक स्पेसिफिक रीजन को सप्लाई करती हैं। अब वो रीजन अगर डैमेज हो जाता है किसी वजह से, लेट से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, तो आपका ज्यादातर हिस्सा ये वाला इस्कीमिक हो जाता है, और अगर राइट कोरोनरी आर्टरी है तो ज्यादातर ये वाला हिस्सा इस्कीमिक हो जाता है। तो हमें अंदाजा हो जाता है ईसीजी में कि कौन से रीजन का इस्कीमिया ज्यादा है, और उसी हिसाब से फिर हम मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा एक और बात भी है कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसी भी पेशेंट के हो, सीएडी, तो हमने जो मेन चीज करनी होती है वो करना होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है इन एनेस्थीसिया, ताकि कोरोनरी परफ्यूजन मेंटेन रह सके और हम इस्कीमिया मजीद काज ना करें, ठीक है। ये फिर फिजियोलॉजी का हिस्सा है, उसमें उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा कि हाउ कोरोनरी परफ्यूजन इज मेंटेन्ड बाय मेंटेनिंग डायस्टोलिक प्रेशर्स। आपके लिए ये क्वेश्चन भी है, यू कैन लुक फॉर इट, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, यानी स्टेंट लगाना या बाईपास का प्रोसीजर करना, तो उसमें काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस आती हैं, तो हम उसके मुताबिक उन चेंजेस और कैबेज के मुताबिक हम एनेस्थीसिया प्लान बनाते हैं। अब हार्ट को नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों। सिंपैथेटिक इनकी आती है थोरेसिक आउटफ्लो से जो T1 से T5 तक है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक आती है आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा से थ्रू वेगस नर्व। और वेगस नर्व की दो ब्रांचेस आएंगी, एक राइट ब्रांच आएगी और एक लेफ्ट ब्रांच आएगी। जो राइट ब्रांच है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, और लेफ्ट ब्रांच जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को क्या करती है, सप्लाई करती है। अब वेगस नर्व आपको पता है कि वेगस नर्व क्या है, कि अगर इसके सिग्नल्स हमारे यहाँ पे दो सेंटर्स होंगे मेडुला में, एक कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर होगा, एक कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर होगा। कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर अगर एक्टिवेट होता है तो वेगस की स्टिमुलेशन होती है, वेगस टोन ज्यादा होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को इनहिबिट करने के लिए कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर है, वो क्या करता है कि वेगल टोन को डिक्रीज करके कन्वर्सली इनडायरेक्टली विदाउट टचिंग सिंपैथेटिक फ्लो जो टोन है वो रिलेटिवली ज्यादा कंसिडर हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वीनस ड्रेनेज पे हमने बात कर ली है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है, इनका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसका जितना भी लिम्फ है वो कहाँ पे जाता है, ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स में जाता है, जहाँ पे हमारे पास करीबी आपको एक क्या मिल जाती है, थाइमस ग्लैंड मिल जाती है, ठीक है। स्पीड वर्सेस स्लो आपने देखना है। एस फॉर स्पीड है सिंपैथेटिक स्पीड द हार्ट्स, अप वर्सेस वी फॉर स्लो, वो क्या है, स्लो करता है। कौन, वेगस। वेगस किस चीज को स्लो करता है, आपके हार्ट रेट को स्लो करता है। अब लेरेंगोस्कोपी में क्या होता है कि वेगस स्टिमुलेशन हो जाती है ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, और वेगल टोन इंक्रीज हो जाए, जब भी वेगल टोन इंक्रीज होगा आपका हार्ट रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है।
तो इस चीज को मद्देनजर रखा जाए कि आप अगर स्टिमुलेट कर रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेरेंगोस्कोपी की वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी हो जाती है, तो आपने देखना है कि हार्ट रेट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, फिर आपको अंदाजा होगा कि विच सप्लाई हैज बीन एक्टिवेटेड। ठीक है, आप लोगों के लिए टास्क है इस लेक्चर के हवाले से, इसको रीड कर लें। ऑन अ हर्ट मॉडल पॉइंट आउट ऑल फोर बॉर्डर्स एंड सर्फेसिस, को इस डायग्राम ड्रा करो, उसमें सर्फेसिस बनाओ। फिर मॉडल के अंदर का हिस्सा बनाओ, मतलब चैम्बर्स को बनाओ, चैम्बर्स का अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, फिर कंडक्शन पाथवे को, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि एस ए नोड से इस तरफ और पोस्टीरियरली, फिर आ जाता है आपका ए वी नोड की तरफ, यहाँ पे ए वी नोड है, इस जगह पे एस ए नोड है, ए वी नोड से बंडल ऑफ ब्रांचेस की तरफ, फिर परकिंजी फाइबर्स, इस तरह से आपने हर्ट के ऊपर ड्रा करना है कि कैसे फ्लो जा रही है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज का जो राइट एंड लेफ्ट है उनकी ओरिजिन्स को समझें। आपने क्या करना है कि पल्मोनरी वेन को बीच में से हटा दें, ताकि आप लोगों के लिए ओटा के दोनों बेस नजर आ जाए, यानी राइट साइनस भी नजर आ जाए और लेफ्ट साइनस भी नजर आ जाए। ठीक है, फिर कार्डिक प्लेक्सिस कहाँ पे है? कार्डिक प्लेक्सिस से हमारा यही मतलब है कि T1 से लेकर जो T5 तक है, ये कार्डिक प्लेक्सिस है। ठीक है, और ऐसा वो कहाँ से आता है? सप्लाई। तो आप लोगों के लिए टास्क है, इसको करना है ताकि आप सीख जाएं, अपने लिए करें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे पीरिकार्डियम की तरफ। अभी के लिए इसको समराइज कर देते हैं कि हमने अब तक क्या क्या चीजें कर ली हैं। हमने बेसिकली किया कि पोजीशंस क्या क्या हैं हार्ट के, किस पोजीशन में पाया जाता है, उसकी अरेंजमेंट कैसे है, बॉर्डर्स क्या हैं, कितने बॉर्डर्स हैं, सरफेसेस की बात की, डायमेंशंस की बात की, क्लिनिकल रेलेवेंस भी यहाँ पे डिस्कस हुआ। फिर उसके बाद हमने निमोनिक डिस्कस किया कि कहाँ पे एस्कल्टेशन और हमें हार्ट साउंड सुनाई देती हैं। फिर उसके बाद हमने हार्ट चैम्बर्स को देखा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट एट्रियम, और साथ में ब्लड फ्लो का भी थोड़ा सा जिक्र किया, और वेल्व्स का भी इसी स्लाइड में हमने जिक्र कर लिया है, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, मजीद हमने कंडक्शन सिस्टम पे बात की, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, कैसे रिलैक्सेशन होती है, किस डायरेक्शन पे होता है, तो वो कंडक्शन के पाथवे पे मैटर करते हैं। ब्लड सप्लाई टू द हार्ट एंड ड्रेनेज फ्रॉम द हार्ट, इस पे हमने डिस्कशन की, और नर्व सप्लाई पे भी बात कर ली। सो यू कैन लुक दीज अप, लर्न इट एंड डू दिस टास्क। ठीक है।